तो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन एज अ प्लान बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यहां पर ही प्लान की ही बात हो रही है कि एक प्रोड्यूसर के द्वारा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, पूरे साल के अंदर वो कितना प्रोडक्शन करना चाहता है, उसकी जो विश या प्लान, क्या विश या प्लान जो करता है वो क्या कहलाता है, समग्र पूर्ति कहलाता है, एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। समझ में आई बात? एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ठीक है। एक लेखा वर्ष के दौरान एक उत्पादक द्वारा उत्पादित करने की योजना क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, समग्र पूर्ति कहलाती है, ठीक है। यहां पर भी वही डेफिनेशन है कि यहां पर जो सप्लाई है वो किसी पर्टिकुलर गुड से रिलेटेड नहीं है, पूरे देश में जितनी भी सेवाएं और जितने भी गुड्स, ठीक है, बन रहे हैं, वस्तु तथा सेवाएं दोनों का समग्र योग से है, ठीक है, टोटल सम टोटल से, ठीक है ना, बुझे हैं, ठीक है जी। अब जरा देखिए एक बार रिलेशन, वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंप्लाई वैल्यू एडिशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई बात कर रहे थे हम लोग, तो रिलेशन बिटवीन आप जरा देखेंगे कि एडी, जो अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात की थी तो उसमें जो है क्या होता था, डिमांड की जाती है, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो एग्रीगेट सप्लाई, वी आवर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल दैट द वैल्यू एडेड एंड इनकम जनरेटेड आर द आइडेंटिकल टू ईच अदर। हम लोग ये जानते हैं कि वैल्यू एडिशन और इनकम जनरेशन एक ही बात होती है। आपने 100 रुपए का चीज बनाया और उसको 120 का बेचा, 20 रुपए का आपका इनकम जनरेट हुआ। अगले ने 120 का खरीदा और उसको 140 का बेचा, तो उसका भी 20 रुपए का। वैल्यू एडिशन का मतलब ही है इनकम जनरेट करना। इनकम जनरेट कर रहे हो तभी तो आप वैल्यू एड कर रहे हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो वैल्यू एडिशन का मतलब हो गया इनकम जनरेट का। हम लोग नेशनल इनकम में ये चीज पढ़ लिया था, ठीक है। अकॉर्डिंगली एएस फ्लो ऑफ इनकम और वाई इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, एएस इज इक्वल टू वाई। आप जितना सप्लाई करोगे, सप्लाई करने का मतलब क्या, अब जरा एक चीज समझिए, किस तरीके से मैं समझा रहा हूं कि आपका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी कह सकते हो, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और वो जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बिकेगा, वैल्यू ऐड हो के बिकेगा, तो क्या हो गया, इनकम जनरेट होगा, ठीक है। तो इनकम जनरेट होगा, क्या नेशनल इनकम जैसा कहते हो आप, ठीक है, तो मैं उसको कह देता हूं इनकम, है ना, क्या करेगा, इनकम जनरेट। जो ये प्रोडक्शन हुआ, इस प्रोडक्शन को तो आपने ए सप्लाई कर दिया, प्रोडक्शन ही तो करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के अंदर में, है ना, और जो इनकम जनरेट हुआ इसको मैंने क्या कह दिया, वाई, मतलब एस ही तो आगे चल के वाई में कन्वर्ट होता है, तो इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एस जो है वही तो आगे जाकर के वाई में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कहने का है कि एस कह लो या वाई कह लो एक ही बात है। समझ में आई बात? ठीक है, एस और वाई जो है एक ही बात है। अगर इसका ग्राफ तय करोगे, ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ 45 डिग्री पे चलता है। क्यों चलता है 45 डिग्री पे, जरा देखो ना, अगर 100 रुपए का एग्रीगेट सप्लाई तो 100 रुपए की इनकम, 120 रुपए का एग्रीगेट सप्लाई तो 120 की इनकम, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम बन जाती है कन्वर्ट होकर के। सप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, बेचने के लिए, तो बेचूंगा तो इनकम जनरेट होगी, तो सप्लाई के बराबर ही तो इनकम होगी, क्योंकि सप्लाई को मैंने पहले भी बताया आपको, सप्लाई को हम नंबर यूनिट में तो नहीं नापते, अमाउंट में ही नापते हैं, उसकी कीमत के रूप में नापा जाता है ना, और इनकम तो अमाउंट में नापती है। समझ में आई बात? और अगर 140 है तो ये भी 140 है, ये 160 है तो ये भी 160 है। समझ में आई बात? अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ इस तरीके का नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर अमाउंट बढ़ रहा है ना। समझ में आई बात? इस वजह से ये एंगल 45 डिग्री पे चलता है। रीजन समझ में आया कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो वाई के आइडेंटिकल होता है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल होता है, जितना एस बढ़ेगा उतना ही वाई बढ़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस वजह से जब इसका ग्राफ बनाओगे, ये एक्स मान लो और ये वाई मान लो और प्लॉटिंग करोगे, तो आप पॉइंट एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बनाओगे पॉइंट, और एकदम 45 डिग्री एंगल पे लाइन जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एएस। आगे आ जाते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, एएस रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर प्लान बाय द प्रोड्यूसर। उत्पादक के द्वारा नियोजित वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति से है।
एक साल के दौरान, एक लेखा वर्ष के दौरान। समझ में आई बात? ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन, अगर आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई ना, डेफिनेशन बना करके लिखोगे ना, रियली बता रहा हूँ स्टैंडर्ड नहीं गिरेगा आपका। समझ में आई बात? तो इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, अब पढ़ के लिखने की प्रैक्टिस करो। आप लोग रट लेते हो, खाली ये वीडियो देख लेते हो, उससे काम नहीं चलेगा। फुल प्रूफ प्रैक्टिस करनी है तो फुल प्रूफ प्रैक्टिस के लिए आपको याद करने के साथ साथ उसको लिखना भी पड़ेगा। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब स्केड्यूल के बारे में बात करते हैं। एएस स्केड्यूल एक ऐसा टेबल जो ये सब होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो वो तो भाई बराबर ही चलेगा ना, बिल्कुल। समझ में आई बात? एग्रीगेट सप्लाई जो है बिल्कुल बराबर ही चलेगा। अब बराबर चलेगा तो ग्राफ भी प्लॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री के ऊपर चलेगा एकदम। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है, एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है और वो भी बराबर बढ़ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो जरा इसके एग्रीगेट सप्लाई के थोड़ा सा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर शेड्यूल अगर लिखते हो या एस के बारे में लिखते हो तो क्या क्या चीजें लिख सकते हो आप। तो identity between Y and A on the picture producer in the economy or ready to supply all the that they wish to produce। मतलब कहने का है कि जो प्रोड्यूस जो कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही है ना, वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि देखो वो सेल करेंगे आगे चल के। अब सेल करेंगे तो वो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो सप्लाई जो है वो इनकम बन जाती है। ठीक है, अगला है कि वाई डू द प्रोड्यूसर विश टू सप्लाई सेल ऑल द दैट दे विश टू प्रोड्यूस। भाई वो जितना भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो हमेशा सप्लाई कर ही देंगे या बेच ही देंगे। ये ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। ये मान करके चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है। क्यों? एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो ऐसे में आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और अगर नहीं बढ़ाओगे तो होगा क्या, मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका ग्राफ इस तरीके से, वैसे ग्राफ यहां बनेगा नहीं पर मैं तुमको एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं। ये एग्रीगेट डिमांड है और सिर्फ डिमांड है, और ये सप्लाई है, सिर्फ सप्लाई है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो है आपको प्राइस टच कर रहा है, ये प्राइस है ना, ये क्वांटिटी है। ये लोग हम लोगों ने 11th क्लास में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अगर मान के चलिए आपकी डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई नहीं बढ़ा रहे हो, तो देखिए ना कहां पे कट कर रहा है, प्राइस बढ़ गई ना इतना, P1 हो गया। ठीक है, अगर आपको इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर लोग इतना ज्यादा क्वांटिटी मांग रहे हैं, इतना ज्यादा, बट आप इतना ही अवेलेबल करा रहे हो, मांग इतना रहे दे इतना रहे हो, तो इतने की जो शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज की वजह से महंगाई बढ़ रही है। और उस शॉर्टेज की पूर्ति करने के लिए प्रोड्यूसर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो माल तैयार करे, आसानी से इतना माल बिक जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस करेगा, और इसी को कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है, कोई भी प्रोडक्शन होगा तो वो बिक जाएगा आसानी से, और इस वजह से वो बना रहा है। समझ में आई बात? क्यों बनाना चाहेगा वो? क्योंकि उसको पता है कि एडी बढ़ी हुई है तो माल आसानी से बिक जाएगा जब प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्राफ किस तरीके से चलता है? तो ग्राफ जो है एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव रिलेशन में होते हैं। ठीक है, वो एस और वाई, एक्स और वाई, ये एस माना था हम लोगों ने और ये वाई माना था। इनकम, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दो है पॉजिटिव रिलेशन में होते हैं, इसके बढ़ने पर ये भी बढ़ रहा होता है। ठीक है जी, डन। 45 डिग्री का एंगल का रूल बता दिया आपको क्यों है। ठीक है जी।